जय श्री राम। तो अब हम भूखंड के बारे में बात करेंगे। वास्तु एंगल से हमने डिस्कस किया कि अयोध्या बहुत पवित्र है और सरयू नदी इसके उत्तर में बह रही है और पश्चिम से पूर्व में बह रही है। इससे ज़्यादा बढ़िया क्या होगा। तो इस हिसाब से वास्तु कहता बहुत बढ़िया भाई। अब आ जाओ प्लॉट। अब इस प्लॉट को देखो, ये प्लॉट है वर्तमान में कितना हैपजार्ड शेप है। इसके कोने गिनने लग जाओ, कितने सारे कोने निकले हुए हैं। जबकि आइडियली वास्तुशास्त्र क्या कहता है भाई, स्क्वायर होना चाहिए। तो प्लॉट वाइज प्राइमा फेसी आप देखोगे, आपको लगेगा नहीं भाई ये प्लॉट ठीक नहीं है। ठीक है, हैपजार्ड शेप है ये सारा। और यहाँ पर मंदिर है। क्यों बना है यहाँ मंदिर? क्योंकि राम लला पैदा ही यहीं हुए, भगवान राम। ठीक है ना, तो इसलिए मंदिर तो यहीं बनना है अपने जन्म स्थल पर उनके। लेकिन प्लॉट आप देख रहे हो, तो इसके बारे में वास्तु क्या कहता है ऐसे प्लॉट के बारे में, वो डिसाइड करते हैं। पहले तो देखो, प्लॉट की शेप बताई गई है बहुत तरह की। स्क्वायर शेप, ट्रायंगुलर शेप, पेंटागनल शेप, पंचभुजी, वृत्त है, सर्कल, अष्टभुजी है, ट्रेपीजॉइडल शेप है। इसको इधर से देखोगे तो छाछ जैसी हो जाती है ये, जो हम कल भी डिस्कस कर रहे थे कि इसको क्या कहते हैं, चैरेट शेप, कार्ट शेप, चकड़े का आकार या रथ का आकार या छाछ का आकार है ये, जिसको गलती से लोग इधर से देखें तो इसको गौमुखा कह देते हैं और इधर से देखें तो शेरमुखा कहते हैं, जिसके बारे में हम पहले वीडियो डाल चुके हैं। ये क्या कोनों पे गोलाई दे दी यहाँ पर, जिस तरह ज़्यादातर फर्नीचर आजकल ऐसे डिजाइन होता है, आपकी स्टडी टेबल। फिर हेक्सागन शेप, सेप्टागन शेप, ठीक है ना। तो इस तरह से शेप्स हैं बहुत सारी। और देखो, ये तो आप डिस्कस कर ही चुके। फिर ये स्वास्तिक आकार कहते हैं इसको। फिर ये चैरेट शेप इस तरह भी हो सकती है कि अभी इधर ये फ्रंट है, इधर छकड़ा है, मतलब ये बैल लगे जुते हुए हैं इधर, और पीछे एकदम बढ़ जाती है फिर, या ग्रेजुअली भी बढ़ सकती है शेप, या ये कुंडली मार के बैठा हुआ सांप है, मृदंग कहते हैं इसको। फिर ये कनकेव शेप है। देखो, इस तरह से शेप्स बहुत तरह की हो सकती हैं, पहले से ही दिखा रहा हूँ मैं आपको। अब भगवान राम का मंदिर ये पीछे से लगभग सेमी सर्कुलर दिख रहा है आपको, एलिप्टिकल शेप, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, नंद्यावर्त कहते हैं इसको। इधर जाके कोने जनरेट हो जाते हैं ऐसे। फिर ये मुर्गे का आकार है, ये हाथी का सामने जो मस्तक होता है उसका आकार है, हड्डी उसकी जैसी होती है वो। तो ये शेप्स हैं। अब आइए, विश्वकर्म प्रकाश क्या कहता है, वास्तु के लिए देव दुर्लभ भूमि के लक्षण, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तो जो भूमि पूर्णतः चौकोर हो बहुत शुभ है। इसका मतलब बाघ के आकार की हो, शेर के आकार की हो, सांड के आकार की हो, अश्व घोड़े के आकार की हो, हाथी के आकार की हो, वृत्ताकार हो, भद्रपीठ चौकी के आकार की हो, त्रिशूल आकार हो, शिवलिंग आकार हो, प्रासाद यानी मंदिर या मंदिर की ध्वजा के आकार की हो, घड़े के आकार की हो, वो भूमि देवताओं के लिए भी दुर्लभ होती है। अब ये भूमि, इनमें से कोई शेप नहीं है। तो इस भूमि को इनको अगर चाहते हैं, ये इन्होंने क्योंकि मटेरियल यूज़ किया अंदर ग्रेनाइट भी यूज़ किया, और चाहते हैं कि 1000 साल तक टिका रहे मंदिर, तो फिर चौकोर बनानी पड़ेगी इनको, या इस टाइप के आकार के। भूमि को पूरी को देख के ऐसे लगे कि सिंह के आकार की है जी। सिंह का आकार भगवान राम के मंदिर के लिए ज़्यादा बढ़िया है, बजाय कि सांड का आकार, या फिर शिवलिंग का आकार शिव के मंदिर के लिए ज़्यादा बढ़िया, या त्रिशूल आकार इस तरह से। तो इनको ऐसी भूमि बनानी पड़ेगी, ठीक है। और फिर इसमें क्या कहा है, जो भूमि चौकोर होती है उसमें वास्तु करने से, मतलब कंस्ट्रक्शन करनी है, वहाँ प्रचुर प्रमाण में धान्य आदि की प्राप्ति होती है। धान्य मतलब कृषि उपज, और धान्य को बेच के पैसा आ जाता है, तो धन धान्य, मतलब वहाँ पे चढ़ावे की कमी नहीं रहेगी, बढ़ते चले जाएगा। उसके बाद आप स्कूल कॉलेज बना सकते हो, अपना चिकित्सालय बना सकते हो, लोगों को खाना खिला सकते हो फ्री में, इस तरह से। तो पहले मंदिरों के साथ इस तरह जुड़ा होता था सब कुछ। साउथ में है अभी भी मंदिर नगर हैं, देखो ट्रस्ट बनाए हुए उन्होंने अपने, उनके स्कूल कॉलेज चल रहे हैं, खूब मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बता रखा फिर यहाँ पर। जबकि अगर छिन्न कर्णपुर है, देखो सम्रांगण सूत्रधार में क्या कहा 10वें अध्याय में, 53-54 श्लोक, नाना आकारों वाले निंदित पुरों का वर्णन। ये भी एक किस्म का पुर है भगवान राम का, जहाँ मंदिर बन रहा है उसके गिर्द जो कॉम्प्लेक्स पूरा डेवलप होगा, वो अपने आप में एक सब सिटी है, एक समझ लो सब सिटी।
उपनगर है किस्म से। तो उसमें क्या कहा है, ऐसे पुर जो छिन्न कर्ण वाले हों, मतलब जिसके कोने कटे फटे हैं। अब देखो यहाँ कोने कटे फटे हैं सारे। विकर्ण है बिना कोनों वाला। अब यहाँ पे मेनली छिन्न कर्ण को डिस्कस करते हैं हम, ठीक है ना। फिर आगे और क्या कहा है देखो, द्विगुणायत, चौड़ाई से दुगुना लंबा है, 1:2 से ज़्यादा अनुपात हो जाए वो ठीक नहीं होता। विदिक, विदिशीय या कुदिशीय, जिसकी दिशा सही नहीं है, सेंटर में से नहीं निकल रही, ईस्ट या नॉर्थ, तो ये सब निंदित कहेंगे, अच्छे नहीं है ये। तो प्रॉब्लम क्या है इनमें, छिन्न कर्ण में प्रॉब्लम क्या है, छिन्न कर्णपुर में रहने वालों को चोरों तस्करों का भय रहता है। अब अगर ये प्लॉट एज इट इज रह गया ना, तो क्या होगा, चोरों तस्करों का भय रहेगा, व्याधियों का डर रहेगा, बीमारियां, या बीमारियों में फिजिकल के साथ साथ मेंटल भी, मतलब डर रहे, घबराहट रहे वहाँ पे लोगों में, भगवान के दर्शन करके सुकून शांति नहीं मिल रही, आनंद नहीं मिल रहा, तो कौन आएगा फिर। व्याधियाँ या अन्य ऐसे ही रोगों की आपदाएं भी ऐसे पूर्व आवास से निर्देशित होती हैं। सीधा सा मैं केवल इतने की बात कर रहा हूँ, छिन्न कर्णपुर है ये, तो इसमें चोरों तस्करों का भय रहेगा, दूसरी बीमारियों का डर रहेगा, आदि व्याधि और इसी प्रकार की और रोग, बीमारियाँ और आपदाएं, अचानक समस्याएं ऐसे पुर में रहने से होंगी। अब राम मंदिर पे अप्लाई करते हैं इसमें। अब आप देखो इसमें झगड़ा चल रहा है कितने सालों से, 500 सालों से झगड़ा चल रहा है यहाँ पर। और कैसे कैसे झगड़े, 1527 ईस्वी में बाबरी मस्जिद का निर्माण कर दिया गया यहाँ पे, इसको तोड़ के, ठीक है। हिंसक विवाद पैदा हुआ फिर 1850 के लगभग। निहंग सिख थे, उन्होंने वहाँ पे भगवान राम की पूजा की, ठीक है। हिंदू मुसलमानों में हिंसक विवाद पैदा हो गया जब अंग्रेज़ों का राज था। फिर क्या है, 1980 के दशक में नया आंदोलन शुरू किया गया, वीएचपी ने, विश्व हिंदू परिषद ने नया आंदोलन शुरू किया। 1989 में विवादित मस्जिद से सटी ज़मीन पर एक मंदिर की नींव रखी गई। फिर 1992 6 दिसंबर को एक रैली आयोजित की गई, रैली हिंसक हो गई, भीड़ ने मस्जिद को तोड़ दिया। उसके बाद पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे हो गए, 2000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई, ये तो पक्का है, 2000 कम से कम, सोच लो बाप। हिंदू मंदिरों पे हमला किया गया जगह जगह, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, उनमें आग लगा दी गई, कुछ को ध्वस्त कर दिया गया। बांग्लादेश में भी बहुत सारे अभी भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, इनमें से जो मंदिर ध्वस्त किए गए उस पर आग लगाई गई। और फिर केवल उसके बाद नहीं, 5 जुलाई 2005 में 5 आतंकवादियों ने अयोध्या में जो नष्ट की गई बाबरी मस्जिद के स्थान पर अस्थाई राम मंदिर बनाया गया था, उस पर हमला किया है। सीआरपीएफ के साथ मुठभेड़ में इन 5 की मौत हुई। अब आप देख लो चोर तस्कर क्या करेंगे, यहाँ तो आतंकवादी हमले हो रहे हैं। ग्रेनेड हमले में एक नागरिक की भी मौत हुई, सीआरपीएफ के जवान घायल हुए, ठीक है। इतनी सारा बवेला हुआ है। फिर पुरातात्विक खुदाई हुई, वहाँ पर हिंदू मंदिर के अवशेष मौजूद मिले, ठीक है। फिर मुस्लिम इतिहासकार उन्होंने अपनी आँकी, कानूनी विवाद हुए उस पर खूब। फिर 1993 में निश्चित क्षेत्र के अधिग्रहण का अध्यादेश पारित हुआ। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद निर्णय लिया गया क्या कि राम मंदिर निर्माण के लिए विवादित ज़मीन जो है भारत सरकार द्वारा गठित ट्रस्ट को सौंप दी जाए, ठीक है। और जो मस्जिद है उसके लिए 5 एकड़ ज़मीन शहर से 22 किलोमीटर दूर एक गांव है धन्नीपुर, उसमें दे दी गई है। और फिर 5 फरवरी 2020 में भारत की संसद में घोषणा की गई कि ठीक है, मोदी सरकार मंदिर निर्माण की योजना स्वीकार कर रही है। तो इस तरफ आप देख लो कितना झगड़ा है। और उसमें एक रीज़न क्या है, लैंड का ही तो प्रॉब्लम थी सारी की सारी। 2.77 एकड़ लैंड की प्रॉब्लम है, सारी है पजाड़ शेप की है, उसके गिर्द जो ली गई है अभी वो भी है पजाड़ शेप है। तो मेरा अपना कहना ये, आप देखो अगर किसी की लैंड पहले से ही रेगुलर शेप है, सब तरफ दीवारें खींच रखी है उन्होंने, बाउंड्री वॉल बना के अपने कब्जे में ले रखी है, तो झगड़ा कौन कर लेगा उसमें। तो इनको ट्रस्ट को पूरी अपनी तरफ से जी जान कोशिश करनी चाहिए कि आसपास की ज़मीन वो अधिग्रहण करे उसका और उसको रेगुलर शेप का बना लें। और सारे की
बाउंड्री वॉल बनाएं, और वो भी रेगुलर शेप की, जो आपको बताया है, स्क्वायर या गोलाई लिए हुए कोने हो सकते हैं थोड़े से, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर शेप, व्याघ्र के आकार की, इस तरह की। मनुष्यालय चंद्रिका में क्या कहा है? ऐसी भूमि जो वृत्ताकार है, अर्धचंद्राकार है, त्रिकोणीय है, पंचकोणीय है, षटकोणीय है, ये तो इतने सारे कोण निकल गए यहाँ पे, तो वह आवास की दृष्टि से त्याज्य जाननी चाहिए। और क्या कहा देखो, तो इस तरह से मतलब पहली बात तो इतने एंगल निकले हुए हैं, इसके हिसाब से ये शुभ नहीं है। इसी प्रकार भस्म या राख से युक्त जमीन, कोयलों वाली, घास फूस वाली, अस्थियों से भरी पूरी, केश, दीमक आदि जीवों वाली भूमि वर्ज्य कही गई है। पहली बात तो बहुत नीचे तक खोद के उसकी शुद्धि कर दी गई है। वास्तुशास्त्र में ये कहा गया एक मनुष्य की हाइट के बराबर, मतलब 6 फुट, कई जगह 7.5 फुट कहा गया है। अगर ज़मीन खोद के वहाँ से मिट्टी निकाल दो तो वो शुद्ध हो जाती है। दूसरा इन्होंने क्या किया, ऑल ओवर इंडिया जो भी तीर्थ स्थान थे, जो भी शुभ शुभ जगहें थी, वहाँ सब जगहों से मिट्टी लाई गई है, और उस मिट्टी से इस भूमि को पवित्र किया गया है। जल लाया गया है अलग अलग तीर्थ क्षेत्रों का, नदियों का, इवन श्रीलंका तक से, कैलाश मानसरोवर से, जगह जगह से मिट्टी और जल लाकर इस जगह की शुद्धि की गई है। जिस तरह मान लो घर में दिया जलाते हैं, फिर साथ साथ आपने धूप जला ली, अगरबत्ती जला ली, कपूर रख लिया, तो पूरी ज़मीन को तो एकदम वो नहीं कर सकते ना हम। तो क्या करते हैं वहाँ पे उस वक्त शुभ शुभ चीज़ें उससे सुगंधी हो गई, उससे नेगेटिविटी ना के बराबर हो गई। तो इस तरह से यही किया गया है ऑल ओवर इंडिया, बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड, जहाँ जहाँ शुभ शुभ जगहें हैं, ठीक है ना, पवित्र जगहें हैं, तीर्थ स्थल हैं, सिद्धाश्रम हैं, वहाँ से मिट्टी लाकर, वहाँ से जल लाकर यहाँ की भूमि पर डाला गया है वो, ताकि यहाँ की भूमि, अगर ये नेगेटिविटी कोई है भी तो वो दूर हो जाए नेगेटिविटी। और क्या है, इसके अतिरिक्त बीच में अवनत, बीच में अगर ज़मीन दबी हुई है, सगर्भा समझते हो ना, पोली है, मतलब गर्भ है स्त्री के, ठीक, तो बच्चा वहाँ पलता है क्योंकि वो जगह खाली है तो पल सकता है वहाँ पे, पोली ज़मीन है। या विविध दिशाओं में बिखरी हुई हो, अब देखो ये विविध दिशाओं में बिखरी हुई है पहली बात तो, और दूसरा क्या है, अवनत भी है, बीच में कल बताया था, पिछली बार मैंने बताया था आपको, बीच में दबी हुई है, और आगे दिखा देंगे आपको। ये जो ये कह रहे हैं ना जी वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे, या बिल्कुल बीच में वो अवनत कर दी है, वो ठीक नहीं है, मैं बता रहा हूँ वास्तु एंगल से वो ठीक नहीं है, बिल्कुल बीच में जो। और क्या है, विविध दिशाओं में बिखरी हुई है, दिशा निर्धारित नहीं हो सकती। ऐसी कटी फटी भूमि भी आवास के योग्य नहीं होती है, अतः ऐसी भूमि को त्याग देना चाहिए। त्याग नहीं सकते हम यहाँ पे, अब तो कर क्या सकते हैं, आसपास की ज़मीन है जो एक्वायर करो और उसको रेगुलर शेप दो। ये देखो, ये बीच में यहाँ पर ये पूरा का पूरा साइट है, इसमें बिल्कुल बीच में 4 नंबर जो है सीता कुंड बना दिया यहाँ पर, सगर्भा नाम दे दिया, सीता कुंड नाम तो सही दिया है क्योंकि स्त्री में ही गर्भ है, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर बिल्कुल बीच में ठीक नहीं है ये, और इरेगुलर शेप है सारी, तो इसको रेगुलर शेप का बनाना पड़ेगा। अब छोटा सा मैंने देखा, ये हल्दीराम है दिल्ली में, चांदनी चौक में जाओ, छोटी सी दुकान थी शुरू में, बस वो घुस गया किसी तरह चांदनी चौक में, उसने ठिया बना लिया किसी तरह, धीमे धीमे मैं देखता हूँ बढ़ाता जा रहा है, वो आस पड़ोस की वो खरीदता जा रहा है जगह को। तो इस तरह से अब यहाँ मंदिर बन रहा है, ये जगह कुछ एक्वायर ये की गई, और ज़्यादा एक्वायर करनी चाहिए ताकि ये पूरा का पूरा रेगुलर शेप का प्लॉट बन जाए, ऐसे इस तरह। मय मतम क्या कहता है 10वां अध्याय, सराउंडिंग वॉल कैसी हो, स्क्वायर, वर्गाकार, रेक्टेंगुलर, आयताकार, गोलाकार, वृत्तम, वृत्त आयतम, एलिप्टिकल, या फिर स्याद गोल वृत्तमेव, परफेक्टली सर्कुलर हो, वप्र होता है बाउंड्री वॉल। तो ये 5 लेआउट बाउंड्री वॉल के लिए बढ़िया है। अब आपको पता है भगवान राम का जो मंदिर बन रहा है उसका बाउंड्री वॉल क्या है, रेक्टेंगुलर है एकदम, ये बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया हो गया ये, ठीक है ना। कम से कम इन्होंने मंदिर जो है, मंदिर ये बन रहा है, ठीक है, और मंदिर के गिर्द जो परकोटा बना दिया वो रेगुलर शेप का बना दिया, ये वास्तु के हिसाब से बहुत बढ़िया है। और आप जब सुनेंगे
इनके जो कर्ता धर्ता हैं उनके वीडियोस देखेंगे आप, उनके जो इंटरव्यू हैं, तो वो यही कह रहे हैं भाई पूर्व दिशा से प्रवेश करवाएंगे और दक्षिण से एग्ज़िट होगा। ये दिशाएं राजमहलों के लिए, किलों के लिए, मंदिरों के लिए बहुत शुभ मानी गई है। पूर्व दिशा में क्या होता है, सूर्य उदय हो रहा है, और दक्षिण दिशा में अपने पूरे यौवन पे होता है सूर्य, पूरे जोरों शोरों से चमक रहा होता है। दशम भाव देखो आप, दशम भाव क्या है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे शुभ केंद्र स्थान है, साउथ डायरेक्शन है दशम भाव कुंडली में। और लगन तो सब कुछ ही है, लगन क्या, पूर्व दिशा, लगन केंद्र भी है, त्रिकोण भी है, तो लगन तो सबसे शुभ है। उसके बाद जो है केंद्र स्थानों में वो है दशम भाव। तो उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि इधर से एंट्री, साउथ से एग्जिट, इस तरह होगा। ठीक है, तो ये परकोटा बहुत बढ़िया हो गया जी, रेक्टेंगुलर, जो कि क्लासिकल टेक्स्ट में का है वास्तु के। तो मैं देख रहा हूँ ये बिल्कुल सलाहें ले रहे होंगे जगह जगह से, और ये कोशिश करते जा रहे हैं, ठीक है, ट्रस्ट कोशिश करता जा रहा है कि ज़मीन एक्वायर की जाए और रेगुलर शेप की कंस्ट्रक्शंस हों, ठीक है, और ओवरऑल फिर पूरे प्लॉट को रेगुलर शेप का बना दिया जाए। तो मंदिर के लिए बनाया गया भूखंड बिल्कुल चौकोर होना चाहिए, आइडियली यहाँ नहीं है, या फिर क्या कहा है, उचित सुधार के साथ बनाया जाना चाहिए। उचित सुधार कर लो भाई, तो कम से कम मंदिर का परकोटा उतना एरिया तो इन्होंने सुधार करके बना दिया रेक्टेंगुलर। और फिर क्या है, भूमि की ढलान किधर होनी चाहिए, ईशान में या पूर्व में हो या फिर उत्तर में। तो यहाँ पर आप देखो पूरे अयोध्या की ढलान ही उत्तर में और पूर्व में है, उत्तर पूर्व में, क्योंकि नदी उधर बह रही है भाई, इसका मतलब पानी उधर ही तो लुढ़क के जाता होगा पूरे नगर का, पूरे नगर का पानी उधर ही तो बहेगा नदी की तरफ। तो इसका मतलब ढलान उधर है और उधर रखनी भी चाहिए इनको। जो बीच में है वाटर हार्वेस्टिंग के लिए वो ठीक नहीं है जगह। तो भूमि की ढलान उत्तर पूर्व, ईशान में या पूर्व की ओर होनी चाहिए। भगवान राम का मंदिर है तो पूर्व में ज़्यादा अच्छा है ढलान होना, क्योंकि भगवान राम सूर्यवंशी हैं, तो ढलान पूर्व की तरफ बेस्ट है। और क्या है, चारों भौगोलिक मुख्य दिशाएं भूखंड के समानांतर होनी चाहिए, कोनों में नहीं होनी चाहिए। पूरा भूखंड ही कटा फटा है, तो कम से कम मंदिर में इन्होंने क्या किया, मंदिर को ईस्ट ओरिएंटेड कर दिया, वो ठीक है चलो वास्तु के हिसाब से। फिर क्या है, मंदिर परिसर की पवित्रता बनाए रखने के लिए इसके चारों ओर एक परिसर की दीवार का निर्माण किया जाना चाहिए, वो इन्होंने बनाई दिया। ठीक है, केवल पवित्रता नहीं है। अब मैंने इनका इंटरव्यू सुना तो उसमें वो क्या बता रहे थे, मंदिर के प्रोटेक्शन के लिए भी बनाई गई है ये दीवार। अब ओशो ने कहा है कि ताजमहल कोई कब्र नहीं है, ये महल था पुराना कोई, क्योंकि इसके सब तरफ बाउंड्री वॉल है, इसके बुर्ज दिए गए हैं कोनों पे, और उसमें बंदूकों के लिए जगह छोड़ी गई है बंदूकें चलाने के लिए। कभी कब्रों में ऐसा होता है? वो महल था, वो किला था राजा का, बहुत सुरक्षित। तो इसमें भी अब एक किस्म से किले नुमा संरचना बना दी गई है। जो कल मैंने बताया जिस तरह संसद भवन है उसकी शेप अलग है, यहाँ रेक्टेंगुलर शेप बना दी है, ज़्यादा शुभ है एक हिसाब से। आप देखो इस तरह करते हैं, कोई भी इरेगुलर शेप है, ये प्लॉट है इरेगुलर शेप के हैं, उसमें रेगुलर आकार का ये काट लो एरिया। तो अब जिस तरह भगवान राम के मंदिर के लिए बहुत ही रेगुलर शेप है, ये कोने से में आ रहा है बिल्कुल ही। जो प्लॉट ये लिया गया मंदिर के लिए, केवल मंदिर के लिए 10 एकड़ का लगभग, तो उसमें उन्होंने क्या किया, उसको रेगुलर शेप का बना लिया, दीवार बना दी बाहर पहले तो रेक्टेंगुलर, फिर अंदर का एरिया डेवलप कर लिया, उसमें मंदिर बना दिया। तो इस तरह से रेगुलर शेप, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर। और रेक्टेंगल में भी क्या है, 1:2 से ज़्यादा कभी ना हो, बल्कि 1:1.5 का रेशो होना चाहिए। कभी भी लंबाई, ये लंबाई जो है चौड़ाई से 1.5 गुना से ज़्यादा ना हो। और मंदिर मामले में तो 1:15 की रेशो ज़्यादा अच्छी है, ये बता दूं मैं आपको। अब देखो ये इरेगुलर शेप का प्लॉट है, तो क्या इसका ग्रिड बना लिया हमने इस तरह। अब इतना सारा जो था ना, इतना ये एकदम ये रेगुलर शेप का हो सकता था, इतना बना लिया रेगुलर शेप का। तो ये 15x15 का ग्रिड बना लिया, 15 खाने इधर ऐसे और 15 इधर, 15x15 का ग्रिड बना लिया। इसमें मान लो अब हमने 9x9 का घर बनाना है, ठीक है, तो ये 9x9 का प्लॉट ले लिया इसमें। अब हमने अब इधर वेस्ट में 2 खाने छोड़े हैं केवल, लेकिन ईस्ट में कितने, 1 2 3 4 छोड़ दिए। 4 और 9 13 और 2 15,
ठीक है। इधर कितने 2 छोड़े हैं नॉर्थ में, क्योंकि इसके बाद इधर भी खाली जगह थी काफ़ी, ठीक है। इधर ज़्यादा छोड़ दी, आपकी मर्जी है, इधर 2 छोड़ो केवल, इधर ज़्यादा छोड़ दो, ठीक है ना। जहाँ सर्दियाँ उसकी प्रॉब्लम ज़्यादा है तो साउथ ज़्यादा खुला होना चाहिए, इस तरह से। तो अपने हिसाब से हम अरेंज कर सकते हैं। पहले तो बड़ा बड़ा सा ग्रिड बना लिया, और जो ये खाली जगह बची है ना, ये कोई वेस्ट नहीं चली गई, इसमें गार्डन डेवलप कर दो। जो भी आपके इरेगुलरिटी है ना, वो लॉन है, गार्डन है, पार्क है, उनमें आप फिर इसमें भी जगह बच सकती थी। देखो इन्होंने आउट हाउस बना दिया। ये मान लो आपने मेडिटेशन रूम बनाना अलग से, आप योग प्राणायाम की पूरी प्रैक्टिस करते हैं, तो ये अलग से यहाँ पे बना लो अपनी रिजॉर्ट, ठीक है। यहाँ एक आउट हाउस बना दिया। मान लो आपने नौकर चाकर हैं या गाय पालनी है आपने, यहाँ पे बना लो आउट हाउस, ये बना दिया। इधर गार्डन डेवलप कर दिया। इधर मान लो आपने कमल कुंड बनाना है या स्विमिंग पूल बनाना है, तो ईस्ट में यहाँ बना सकते हो स्विमिंग पूल, इस तरह से ये गार्डन बना दिया। इस तरह से कोई भी जगह रेगुलर मुश्किल ही है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। एकदम स्क्वायर प्लॉट देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तो क्या करना चाहिए, उसको ले लो और उसमें जो इरेगुलर है थोड़ा अलग किया, और काट के अलग नहीं कर दिया बिल्कुल ही, दूसरों को नहीं दे देंगे इसको फिर आगे यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो ये मिल गया अब आपको पूरा रेगुलर। देखो इसमें आप फिर कंस्ट्रक्शन कर लो, ठीक है ना। अलग से बड़ी किचन डेवलप करनी है, मान लो इसमें साउथ ईस्ट में, इस पूरे के साउथ ईस्ट में यहाँ बना सकते हो इस तरह से, इस तरह। तो अब आइए आकार। अभी प्लॉट मैंने बताया आपको किस तरह से प्लॉट को रेगुलर शेप बनाते हैं उसको, फिर आगे बिल्डिंग अंदर रेगुलर बनानी है आपने, तो मंदिर और भवनों के आकारों के बारे में वो डिस्कस करते हैं। तो क्या कहा गया है, निश्चित सफलता के लिए श्योर सक्सेस आपने 100% श्योर करनी है, तो उसके लिए क्या हो, मानवों और देवालयों के लिए वर्गाकार या आयताकार भूखंड हों। ऐसे तो बाड़े बनाए जाते हैं, जानवरों के लिए भी बनाए जाते हैं, गायों के लिए, हाथियों के लिए, घोड़ों के लिए, सुअरों तक के लिए, मुर्गी पालन के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन यहाँ शब्द क्या है, मानवों और देवालयों के लिए, मनुष्यों के लिए, ह्यूमन बीइंग्स के लिए और टेम्पल्स के लिए वर्गाकार या आयताकार भूखंड होना चाहिए। पहली बात तो भूखंड ही बहुत बड़ा एरिया था, उसमें से आपने वर्गाकार या आयताकार भूखंड ले लिया। जिस तरह अभी आपने देखा भगवान राम के मंदिर के लिए आयताकार भूखंड ले लिया पूरा। और फिर दुर्गों के लिए क्या कहा है, शुभ आकार, वृत्ताकार, वर्ग आकार, अष्टभुजाकार, पर्ण पत्ते का आकार, यव जौ का आकार, स्वस्तिक आकार, मानव शरीर का आकार। बढ़िया है। अब यहाँ ये वर्गाकार की कैटेगरी में हो गया लगभग, जो ये आयताकार बनाया है, ठीक है ना, वो चीज़ आ गई यहाँ पर। फिर दुर्गों के लिए अशुभ आकार ये कहे गए हैं, तो ये हमारे यहाँ पे अप्लाई हो ही नहीं रहा। हमने अब यहाँ पे रेक्टेंगुलर या स्क्वायर एरिया ले लिया भगवान राम के मंदिर के लिए। और क्या है, महमतम में और भी बता रखे हैं, वर्गाकार बढ़िया है जी। राजमहलों हेतु 4 दीवारी की शुभ आकृतियों का, तो वो हमारा हो ही गया यहाँ पे। तो आगे बढ़ते हैं, आयताकार भी बढ़िया बताया गया है, ठीक है। अब आइए, मंदिर 5 अलग अलग आकृतियाँ के हो सकते हैं, और मंदिर का मतलब है मेन गर्भगृह। वैसे ऐसे तो ओवरऑल मंदिर देखा जाता है, लेकिन मेन गर्भगृह। तो पहला क्या बताया, वर्गाकार। वर्गाकार को, वर्ग यानी स्क्वायर, स्क्वायर को संस्कृत में कूट या चतुरस्र भी कहा गया है। कूट आकार या चतुरस्राकार मतलब वर्गाकार। तो यह मंदिर वर्गाकार तो नहीं है, ठीक है ना। फिर दूसरा क्या, आयताकार मंदिर हो सकता है, या इसको शाल या शाला भी कहा गया है, या आयतस्र भी कहा गया है। शाल या शाला या आयतस्र या रेक्टेंगुलर एक ही बात है। तो यहाँ मंदिर की बाउंड्री तो आयताकार है, लेकिन मंदिर आयताकार नहीं है अपने आप में। फिर आ जाओ तीसरी कैटेगरी क्या, गज पृष्ठ, हाथी की पीठ, या इसको वृत्त आयत भी कहते हैं। वृत्त आयत, वृत्त यानी पहले सेमी सर्कल ड्रॉ किया, फिर उसको आगे एक्सटेंड कर दी सीधी आयताकार में, तो एप्सिडल फॉर्म कह देते हैं इसको, या सेमी सर्कुलर। और फिर वृत्त यानी एकदम सर्कुलर, जो मैंने पिछली बार आपको एक मंदिर दिखाया था मथुरा वृंदावन का, ठीक है ना। तो उस तरह से सर्कुलर हो सकते हैं मंदिर। फिर अष्टस्र, ऑक्टेगनल हो सकते हैं। तो कहने को भगवान राम का मंदिर कहा जा रहा है ऑक्टेगनल होगा, जो गर्भगृह के बारे में कहा जा रहा है ऑक्टेगनल होगा। बनाए भी इस तरह से, लेकिन अभी उस पर मंथन चल रहा है
कि उसको क्यों ना जहाँ भगवान राम विराजमान होंगे रामलला के रूप में, उसको क्यों ना अंदर से सेमी सर्कुलर टाइप कर दें, ताकि कोई भी दर्शन करेगा उसकी नज़र फिसल के कोनों पे ना जाए, फिसल के उसकी नज़र सीधा भगवान राम पर टिके। तो खैर अभी तो प्लानिंग यही है, मोटा मोटी जो डिज़ाइन कर रहे हैं, जो मास्टर आर्किटेक्ट या वास्तुशिल्पी हैं, उनका कहना यही है कि जी गर्भगृह ऑक्टेगनल डिज़ाइन किया जा रहा है। ठीक है, अब ये मैं दिखा रहा हूँ, देखो अब आप, ये ऊपर से कैसा दिख रहा है आपको, इधर ये स्ट्रेट लाइन है और इधर सेमी सर्कल है। ठीक है, इसको कहते हैं एप्सिडल, वृत्तायत। ये हाफ वृत्त है, मतलब सेमी सर्कल, और फिर ये जो था, ये पॉइंट था जो इसको आगे सीधा एक्सटेंड कर दिया, इसको कहते हैं वृत्तायत, एप्सिडल फॉर्म। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पे ऑक्टेगनल नहीं लग रहा कोई ऐसा, देखते हैं फाइनल। लेकिन ये ऊपर जो है शिखर, ये ऑक्टेगनल है, शिखर ऑक्टेगनल है, तो इसका मतलब जो अंदर गर्भगृह है वो भी ऑक्टेगनल होना चाहिए, लेकिन ये इसकी बाहर की फॉर्म है वो एप्सिडल लग रही है आपको। ठीक है ना, और ये शिखर अलग टाइप का है, ये शिखर देखो अलग टाइप के पिरामिड शेप वाले हैं शिखर। तो इनके बारे में भी हम डिटेल में बहुत डिस्कस करने वाले हैं कि उत्तर भारत की जो नागर शैली है, नगरों में क्योंकि मंदिर बने तो नागर शैली, उससे निकला है नागर शब्द। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि मंदिर बनाने के लिए सबसे बढ़िया जगह कौन सी है, नगर, ग्राम। ये भी तो था ना कि वहाँ सुरक्षा होती रहेगी, उसकी पूजा प्रार्थना होती रहेगी रेगुलर, तो भी बढ़िया। और दुर्गम जगहों पे भी बढ़िया है, वहाँ पवित्रता वैसे बनी रहती है। तो यहाँ पर ये है, ठीक है, ये मैंने शेप बता दी यहाँ पर इसकी। अब ये लगभग 360 फुट के बाद कहा जा रहा है कि लंबाई इसकी 360 फुट होगी, वो ठीक है। चलो अब इसको देखो आप, ये हम साउथ वेस्ट नैऋत्य से देख रहे हैं। अब आप देख रहे हो ये अंदर गर्भगृह, ये बाहर आपको ये स्ट्रेट लाइन है देखो, और यहाँ ये ऑक्टेगन का लग रहा है आपको। हाँ जी ठीक है, ये ऑक्टेगन की साइड है, लग रही है ना, देखो ये कोना निकला हुआ है, यहाँ से दिख रहा है आपको, इधर नहीं दिखता है, ये कोना दिखता है। तो ये ऑक्टेगनल हो सकता है, लेकिन ये बाहर से पूरा अगर फॉर्म लें, आगे बढ़ा दिया, अंदर गर्भगृह ये बाहर का है, ये प्रदक्षिणा पथ है, लेकिन गर्भगृह अंदर है। तो गर्भगृह की आउटर वॉल्स ऑक्टेगनल है, लेकिन गर्भगृह में बिल्कुल अंदर जहाँ रामलला विराजमान होंगे वहाँ की शेप फाइनल क्या निकल के आएगी वो देखेंगे। तो अब क्या है, पहली बात तो अंदर गर्भगृह 20 फुट का है, उसकी एक साइड, या ये कह लो आमने सामने 20 फुट है वो। ठीक है, और फिर दीवारों की मोटाई मिला के कितना होगा, और फिर यहाँ जो प्रदक्षिणा पथ है वो यहाँ से लेके उधर तक कितना होगा, ये अभी इसके बारे में कुछ नहीं डाटा रिलीज़ किया गया। ठीक है, तो वो हम देखेंगे। तो ये यहाँ पर आपको मोटा मोटा पता चल गया कि अंदर जी ये ऑक्टेगनल शेप का है, ये गर्भगृह, और गर्भगृह जिस शेप का होता है उसी शेप का मंदिर माना जाता है। ये देखो, ये दुर्गा टेम्पल है एहोल कर्नाटक में, बहुत पुराना मंदिर है ये। इसका देखो आप, वही आर्किटेक्चर है लगभग जो राम मंदिर बन रहा है, बस राम मंदिर में ये जो पिलर है बहुत सुंदर बना दिए गए हैं, ओके, बहुत गड़े हुए हैं। यहाँ पर ये दुर्गा का मंदिर है, और यहाँ पर ऊपर शिखर देखो, दुर्गा के मंदिर का जो शिखर है वो साउथ इंडियन स्टाइल वाला है, वो पिरामिड शेप वाला है। ठीक है ना, और इसमें प्रदक्षिणा पथ देखो, ये भी खुला हुआ है, ये खुला हुआ है यहाँ पे, जिस तरह राम मंदिर में बनने जा रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, लेकिन ये कितना है, 1 मंजिला है यहाँ पर, इसका कलर भी अलग है पत्थर का यहाँ। तो ये अर्ध गोलाकार लंबाकार एप्सिडल शेप कहते हैं इसको, ऑब्लॉन्ग एप्सिडल शेप, मतलब इधर तो ये क्या है सेमी सर्कल हो गया, और उधर फिर एक्सटेंड कर दिया सीधा रेक्टेंगुलर फॉर्म हो गया ना फिर आगे जाके, तो इसको कहते हैं एप्सिडल शेप या ऑब्लॉन्ग एप्सिडल शेप, दुर्गा टेम्पल ये। तो मंदिर बहुत बन चुके हैं, हजारों लाखों मंदिर बन चुके हैं ये। अब इसको देखो, ये अंदर गर्भगृह, ये जो दुर्गा टेम्पल मैं बता रहा हूँ ना, ये गर्भगृह इतना, ये देखो बिल्कुल कितना है, सेमी सर्कल। अब इसके बाद एक प्रदक्षिणा पथ इसका ये है जो कवर्ड है, भगवान राम
का प्रदक्षिणा पथ एक ही होगा। इसमें दो दो हैं, इसमें देखो एक ये जो है ये अंदर कवर्ड है, तो ये हो गया एप्सिडल, ये तो था सेमी सर्कल। लेकिन अब ये आउटर वाली में क्या किया, इसको एक्सटेंड कर दिया। तो अगर इसको आप ऐसे लो तो ये क्या बन जाती है, रेक्टेंगल बन जाती है, और इधर सेमी सर्कल है। तो इस सारे को मिला के फिर कहते हैं ऑब्लॉन्ग एप्सिडल शेप, ठीक है ना। इधर तो ये रेक्टेंगल हो गई और इधर सेमी सर्कल। और फिर बाहर भी एक प्रदक्षिणा पथ है जो बाहर से दिखाया था आपको, ये खुला हुआ है, ये पिलर हैं, ये जो काले काले दिखा रखे हैं, और बीच में ये खाली जगह है जो सफ़ेद है ना। दोबारा से दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो ये खाली जगह जो है, और ये जो दीवार बना दी, इस दीवार के अंदर एक प्रदक्षिणा पथ और है। ये दीवार है, अंदर विराजमान है दुर्गा की मूर्ति, और यहाँ पर फिर प्रदक्षिणा पथ जो कवर्ड है, और ये प्रदक्षिणा पथ बाहर है, अनकवर्ड है, हाफ कवर्ड है ये कह लो। ऊपर छत तो है लेकिन बाहर ओपन टू स्काई है ये पिलर ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से, और यहाँ पे मूर्तियाँ बहुत सारी, ए शिव की मूर्ति है यहाँ, ये आउटर पेरीफेरी, इस पे आप जब प्रदक्षिणा करोगे, ए की जगह शिव जी की मूर्ति है, बी नरसिंह की मूर्ति है, सी यहाँ विष्णु की मूर्ति है, ये डी वराह, और यहाँ फिर दुर्गा की एक मूर्ति है छोटी, और एफ हरिहर की मूर्ति है। तो इस तरह से, और देखो यहाँ इधर से चढ़ने का और इधर से चढ़ने का, दो तरफ से इधर चढ़ने के लिए स्टेयरकेस है। और ये क्या है, पूरा मंडप, ये मंडप है पूरा, ठीक है। और इधर भी देखा जाए तो ये पूरा प्रदक्षिणा पथ है, एक ये अंदर है पहला, तो इस तरह। तो मैं मतम अध्याय 19 से 25, मतलब 19, 20 और 7 चैप्टर दिए हुए हैं मैं मतम में मंदिर के बारे में। तो इसमें क्या बताया है, मंदिर की योजना वर्गाकार हो सकती है, वृत्ताकार हो सकती है, आयताकार हो सकती है, अंडाकार हो सकती है, हस्ती पृष्ठ यानी अर्धगोलाकार। तो ये अभी मैंने क्या बताया आपको, ये अर्धगोलाकार है, इसको कहते हैं हस्ती पृष्ठ, हाथी की पीठ का आकार। यह षटकोणीय हो सकती है, अष्टकोणीय भी हो सकती है। जो भगवान राम का मंदिर बन रहा है अंदर से, वो अष्टकोणीय है। बाहर से ये लगेगा आपको, पीछे से देखने पे ये लगेगा आपको एप्सिडल शेप। और क्या है, मैं मतम क्या कहता है, छत की योजना इमारत के समान हो सकती है या अलग हो सकती है। छत अब ऊपर देखो आप, गर्भगृह के ऊपर जो शिखर बनाया जाएगा वो अष्टकोणीय है, बाकी जो आगे मंडप हैं उनकी छतें, उनकी अलग शेप है, ठीक है ना। तो छत की योजना अलग हो सकती है, ज़रूरी नहीं है इमारत की जो शेप है वही होगी छत की, ठीक है ना। मैंने कितना डिटेल में बताया, वास्तु कहाँ पे बना रहे हैं, नगर, फिर वहाँ पे नदी है जो ये, उसके बारे में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया। फिर पूरा प्लॉट है, फिर पूरे प्लॉट की बाउंड्री वॉल है, फिर उसमें जो भवन है, तो वहाँ मिट्टी है जो, उसके बारे में थोड़ा बहुत तो मैंने बताया था। अब जो फैक्चुअल क्या हुआ है, ठीक है ना, वो सब और क्या होना चाहिए और बहुत डिटेल में, वो अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है।